चलिए भाई, सवाल नंबर 3 देखते हैं। ये राजेश जी का सवाल है, सवाल नंबर 3। राजेश जी देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। सवाल नंबर 3 इसमें कह रहा है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो कहने का साफ साफ मतलब ये है कि मौलिक अधिकार में और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में क्या अंतर है। अभी हमने आपको उस दिन पढ़ाया था। ऑप्शन नंबर देखो सी में साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है कि जो निदेशक सिद्धांत है वो प्रवर्तनीय नहीं है। हमने उस दिन बताया था आपको, मतलब इसको इसको आप लागू नहीं करवा सकते, सही बात है। जबकि मौलिक अधिकारों को ये प्रवर्तनीय है, इनको आप लागू करवा सकते हैं, बिल्कुल बात सही है। तो यही आपका होगा, आपका उत्तर होगा। ठीक तो है, क्या दिक्कत इसमें है ना। राजेश जी सुन पा रहे हैं? बताइए इसमें क्या दिक्कत आ रही थी। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट बात है भाई, इसमें तो कुछ कहने नहीं है ना। अभी देखो सवाल नंबर 4 था उनका, अंकिता मैम का। इन्होंने कहा कि निदेशक सिद्धांत क्या है, तो क्या है भाई, ये जो है वाद योग्य नहीं है तो अवाद योग्य है। मतलब ये क्या कोर्ट कोर्ट कचहरी में जा सकते हैं इसके लिए? आप नहीं जा सकते, सीधी सी बात है। वाद योग का मतलब जिसको आप लेके मुकदमा कर सकें। तो जब साफ साफ लिखा गया है कि इस पे आप मुकदमा नहीं हो सकता है ना। तो जब मुकदमा नहीं हो सकता तो उसको हम क्या कहेंगे, अवाद योग्य है, सीधी सी बात है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और तुम्हें कुछ समझना ही नहीं है। सवाल नंबर 5 एक बार देख लीजिए। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निदेशक तत्व। पहला लिखा है कि विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन है। निर्बंधन का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन। बोलो भाई, क्या ये रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, आपको रोक रहे हैं काम करने से? नहीं, ये सिर्फ सिफारिश की बात कर रहे हैं। वो आपको सलाह दे रहे हैं कि भैया हमारे बतिया मान लिया। ठीक है, वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सर हमारी भी एक बात है, इसको आप मान लीजिए अगर आपको अच्छी लगे तो। निर्बंधन नहीं कर रहे हैं, वो आपको रोक नहीं रहे हैं काम करने से, विधायिका को। ना तो विधायिका को रोक रहे हैं वो, और ना ही वो कार्यपालिका को रोक रहे हैं। अब देखिए जो हिंदी माध्यम है तो उनको दिक्कत यही होगी कि निर्बंधन का मतलब नहीं उनको समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा गया कि कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, ऐसा नहीं है। वो रोकते नहीं हैं, सिर्फ सिफारिश देते हैं कि सर आप नियम बनाइए, उस नियम में इन इन बातों को भी शामिल कर लीजिए। अगर आपकी मंशा हो तो, मानना चाहें तो हम सिर्फ सिफारिश कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं इसको आपको मानना ही मानना पड़ेगा, नहीं तो हम आपका काम रुकवा देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, निर्बंधन नहीं करते हैं, बहुत क्लियर, एकदम क्लियर बात है। देखो भाई छठे में क्या कह रहा है, यूपीएससी का सवाल है छठा, कि भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। देखो सबसे पहला क्या कह रहा है कि वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं। अब आप बताइए भाग 4 में क्या है। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा घुमा दिया है। यहाँ पे उसने डायरेक्ट डीपीएसपी ना लिख करके क्या क्या लिख दिया है कि भाग 4, तो भाग 4 में आपको पता है डीपीएसपी है। तो इसमें क्या रहा कि डीपीएसपी जो है न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है, क्या उसको आप न्यायालय से लागू करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते, सीधी सी बात है। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। तो जहाँ पर 1 हो उसको काट दीजिए, यहाँ पर 1 है ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर भी 1 है ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा आपका बी और डी। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दूसरे में कह रहा है कि वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। ये बात बिल्कुल सही है। तो मतलब जिस ऑप्शन में 2 होगा वो तो ऑप्शन होगा ही होगा। तीसरी बात ये कह रहा है कि इस सिद्धांत में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। बिल्कुल बात सही है, अगर आप उनकी बात मानेंगे तो अच्छा कानून बन सकता है कि नहीं? तो प्रभावित तो करेंगे ही करेंगे। तो दोनों बात सही है। तो जब दोनों सही है तो जहाँ पे 2 और 3 हो उसी को आप मान लीजिए। तो ये आपके डी ऑप्शन में दिया है 2 और 3, बिल्कुल सही बात है। ठीक, चलें आगे। सवाल नंबर 6 हो गया। सवाल नंबर 7 पे चर्चा कर लेते हैं। चलो भाई, 7 क्या कह रहा है कि राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला क्या कह रहा है कि ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। अभी आपने सवाल नंबर 1 में देखा था, वही बात वहाँ भी लिखी थी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये कह रहा है कि इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध है, मतलब इसके अंतर्गत जो भी उपबंध किए जाते हैं उसे किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कर सकते। बिल्कुल बात सही है। क्या आप डीपीएसपी के लिए कोर्ट जाएंगे? नहीं जाएंगे, सीधी बात है। तो दोनों आपका सही है। तो जहाँ पे दोनों सही है उसी को लिख दीजिए, सी ऑप्शन सही है। ये आपका यूपीएससी 2015 का सवाल है, एकदम आसान आसान सा सवाल है। समझ रहे हैं राजेश जी? बोलिए भाई, कुछ दिक्कत हो तो बताइए हम।
कोई बात समझ में, कोई ऐसी बात जो देखिए, हाँ अरे तो दिक्कत कैसे होगी भाई, जितनी चीज़ें आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ सारी चीज़ें हमारे नोट्स में तो ही हैं, जो हमने आपको कल पीडीएफ दी थी क्लास वाली, वहाँ पे सारी बातें मेंशन हैं, बस यहाँ पे कुछ कुछ सवालों में केवल केवल उसकी भाषा बदल दी गई है, बाकी सेम सवाल है, सेम चीज़ आपको वहाँ मिल रही है। तो एक बार पीडीएफ को भी पूरा पढ़ लिया करिए, है ना। उसके बाद आप सवाल सॉल्व करेंगे तो आपके लगभग सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, चाहे आपका यूपीएससी का हो, चाहे आपका बीपीएससी का हो, चाहे या उत्तर प्रदेश पीसीएस का हो, कहीं का भी पीसीएस हो, आर ओ हो या यूपीएससी हो, कुछ भी हो, है ना। चलिए सवाल नंबर 8, ये सवाल आप ही का था। सवाल नंबर 8, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, किसमें है, अभी हमने बताया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है, चौथी भाग 4 में है, सीधी सी बात है, तो वही आपका सही होगा। ये सब तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल सवाल है भाई, इसमें कुछ कहने नहीं है ना। चलिए सवाल नंबर 9 देख लेते हैं। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है, सीधी सी बात है डीपीएसपी। तो डीपीएसपी कहाँ पे है, भाग 1 में है, भाग 4 में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही आपका सही जवाब होगा, डीपीएसपी। बस खत्म बात, ठीक है। ये देखिए आपका यूपीएससी 2020 में पूछा गया सवाल है ना। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 10 की, कि संविधान का कौन सा भाग है कल्याणकारी राज्य को क्यों बताता है, सीधी सी बात है डीपीएसपी, ऑप्शन नंबर डी, खत्म बात। यहाँ पर भी देखो 11 नंबर सवाल, और ये देख रहे हैं आपका लोअर में और पीसेस में 2004 और 2013 में पूछा गया है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार कहाँ पाया जाता है, सीधी सी बात है डीपीएसपी में पाया जाएगा, और इसके अलावा भी मौलिक अधिकारों में भी पाया जाएगा, अभी हमने आपको उस दिन बताया था, है ना। 1997 का सवाल है। 11 वाली बात का 12 के सवाल देख लेते हैं। चलो भाई 12 वाले में क्या कहा गया है, देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, अभी हमने कल बताया था, कितने भाग, 3 भाग है, कौन कौन से, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी, 3 हैं। तो यहाँ पे देखिए समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी, उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी सही। इसमें कुछ दिमाग तो लगाना नहीं भाई, ये आपका प्री है, यूपी से 2018 प्री। बताइए नीरज जी, समझ में आ रही बात, बताइए सर। अब देखिए सवाल नंबर 13, साफ साफ लिखा कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया, रट्टा मार लो इसको, सीधी सी बात है। अभी आपको हमने अपने पीडीएफ में दिया था, ये आपका लोअर में और झारखंड पीछे में सवाल पूछा गया है, ये हमेशा हर सवाल ये आता रहता है, हर जगह आता रहता है। आसान से सवाल हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। चलो भाई सवाल नंबर 14 देख लेते हैं, कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है, किसको, राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों को डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही बात, कुछ कहना नहीं इसमें। 15 नंबर से क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर विचार करिए, ठीक है, तो क्या विचार करना है कि कहाँ से लिया गया है, सीधी सी बात है आयरलैंड से लिया गया है, बात खत्म, है ना। और सारे आपके यूपी पीसीएस प्री और मेंस में पूछे गए हैं। छठी बात क्या रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, वाद योग्य है कि वाद योग्य नहीं है, नहीं है, सीधी सी बात है, वाद योग्य नहीं, इसके लिए आप मुकदमा नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बोलिए सवाल नंबर 17 पे आते हैं। 17 क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है, पहली ही लाइन है, जब आपको अपनी पीडीएफ दिए थे स्टैंडर्ड बुक्स वाली, स्टैंडर्ड बुक से जो आपको नोट्स हमने आपको दिया था, पहली ही लाइन में ये बात लिखी है कि निम्नलिखित में से कौन शासन के मूलभूत हैं या आधारभूत हैं, तो कौन है, डीपीएसपी है, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही बात है। भाई पीडीएफ में सारे सवाल आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ से बाहर के सवाल नहीं आएंगे, समझ रहे हैं। सवाल नंबर 18 हम एक बार देख लेते हैं। 18 में क्या कह रहा है, जितने सवाल उतने सेकंड लगने चाहिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन है, हमने उस दिन क्या बताया था, धन का विकेंद्रीकरण करना है, यहाँ पे भाई साहब क्या कह रहे हैं, केंद्रीकरण करना है, बोलो भाई, तो केंद्रीकरण अगर होगा तो किसका होगा उल्लंघन होगा, डीपीएसपी का उल्लंघन होगा, सीधी सी बात है। समता के अधिकार से कोई मतलब ही नहीं है, हटा दो इसको। स्वतंत्रता के अधिकार से कोई मतलब नहीं है। अब दूसरी बात होती है कल्याण की अवधारणा, एक ऑप्शन ये आपको फंसाने के लिए आ गया, ठीक है, और दूसरा आपका साफ साफ लिखा है
राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी, तो वही आपका ऑप्शन होगा, है कि नहीं? बोलिए। धन के विकेंद्रीकरण की बात कही जा रही है डीपीएसपी में, लेकिन ये भाई साहब क्या पूछ रहे हैं, धन के केंद्रीकरण को पूछ लिया इन्होंने। तो ये किसका उल्लंघन है? तो जाहिर सी बात है डीपीएसपी का उल्लंघन होगा, है ना। चलिए सवाल नंबर 19 देखिए, इसमें समान कार्य के समान वेतन, बस कहाँ है ये? डीपीएसपी में है, बातें खत्म, कुछ पढ़ना ही नहीं है। समान कार्य के समान वेतन, ये कहाँ की बात ये किस में कहा जा रहा है? डीपीएसपी में कहा जा रहा है। और ये आपका देखिए पीसीएस में भी, लोअर में भी और यूडीएलडीए में भी पूछा गया है, इसमें कुछ कहने नहीं है। सवाल नंबर 20 देख लेते हैं। चलो सवाल नंबर 20 एक बार देखें कौन आया। चलिए दोस्त, सवाल नंबर 20 देख लेते हैं। सवाल नंबर 20 में क्या कहा जा रहा है? देखिए कि निम्नलिखित में से राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में निहित है, तो क्या निहित है भाई? देखो भाई, पहली बात लिखा है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण बिल्कुल नहीं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण पता नहीं। आगे देखते हैं क्या लिखा है, बी हो गया। सी में देखो लिखा है ऑप्शन नंबर सी, इसमें लिखा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण बिल्कुल नहीं। ये किसी एक की बात तो करवे नहीं करेगा, सीधी सी बात है। ऑप्शन नंबर ए तो कतई नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। ए और सी तो नहीं होगा, बचा आपका बी और डी। अब देखो भाई डी वाले में क्या कहा जा रहा है, पुरुषों और स्त्रियों द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन, बिल्कुल सही बात, आपको तो एकदम सीधा सीधा मिल गया, तो आप उसको छोड़ करके आप डी के साथ हो लीजिए, बस आसान सी बात है कि पुरुषों और स्त्रियों, वहाँ पे साफ देखो क्या लिखा था, लिंग में भेद नहीं होगा, समाजवादी में बात कही गई है, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरी बात भी आपसे कही थी कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर आदमी एक ही काम करेगा तो उनको समान वेतन मिलेगा। क्यों राजेश जी, आपके विद्यालय में महिलाओं को और आपको पुरुषों को अलग अलग वेतन मिलता है? बोलिए। तब तब जब सेम मिलता है तो बात ही खत्म, तो वो क्यों आया है? वो डीपीएसपी के नाते आया है ना। अब आपके विद्यालय में जी मतलब समझे नहीं आपका हम। लग रहा है ना, लग रहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करना, ठीक है जी। मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। मौलिक अधिकार जब आप पढ़ेंगे, अभी जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, तो ये जो तीनों आपको दिए गए हैं ये आपके मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं, कि आपका मौलिक अधिकार कि आपको फांसी नहीं लगानी है, आपको खुदकुशी नहीं करनी है, ठीक है। आप जो अल्पसंख्यक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपका ये डी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपका ये जो डी ऑप्शन है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान वेतन, तो ये आपके डीपीएसपी की बात हो गई, एकदम सीधा सीधा बात है, ठीक है। देखिए आप लोगों को थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है ना, मैक्सिमम बात समझ में आ रही है, लेकिन जब आप इसको पढ़ लेंगे मौलिक अधिकार, तो आपकी और बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, है ना। यहाँ जो भी आपको 90% आ रहा है, तो वहाँ आपका 100% हो जाएगा वही चीज़, है कि नहीं। चलिए सवाल नंबर 21 देख लेते हैं। 21 में क्या कहा जा रहा है भाई, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार नहीं है, चलो उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, ये बिल्कुल आपका मौलिक अधिकार है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। समान काम के लिए काम के लिए समान वेतन, ये तो आपका डीपीएसपी है। इसके बाद देखिए कानून के समक्ष बराबरी, ये क्या है आपका, ये मौलिक अधिकार है, ठीक है। धर्म पालन, क्या करें, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार, आप किसी भी धर्म में जाइए तो ये आपका मौलिक अधिकार है, ये भी है और ये वाला भी है ना। तो कौन सा आपका नहीं है? तो बी वाला नहीं है, और पूछ क्या रहा है, नहीं है, तो आपका बी वाला सही हो जाएगा। बी क्या है? डीपीएसपी है, ठीक है। बोलिए सर। ये आपके पीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया है। सारी बातें आपकी लिखी गई हैं, आपके नोट्स में हैं, जो आपको पीडीएफ मिली है क्लास वाली, उसमें सारी चीज़ें मेंशन हैं। चलिए सवाल नंबर 22 देख लेते हैं एक बार। 22 में क्या कह रहा है, कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? एकदम सीधी सी बात, कुछ कहना नहीं है, डीपीएसपी के अंतर्गत कही गई है। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किसका होगा गठन? पंचायती राज व्यवस्था, पंचायतों का, ठीक है। ये आपका देखिए बीपीएससी का सवाल है, एक में पूछा गया है। तो इसमें तो हमको ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा कि यार किसमें आपको कोई दिक्कत हो ही रही होगी कल। अब देखो भाई, यही बात आपको 4 दिन से पढ़ा रहे हैं, पंचायत का गठन अनुच्छेद 40, बात खत्म,
बोलो, कुछ पढ़ना इसमें, कुछ पढ़ने नहीं है। पंचायत का गठन किसके अंतर्गत होता है, तो सीधी सी बात अनुच्छेद 40, खत्म हो गया, है ना। रट लो इसको, अगर समझ में आती है बात तो समझिए, नहीं समझ में आती है तो रट्टा मारिए, आगे चलिए। चलिए वही सवाल देखिए, फिर घुमा करके आ गया सवाल नंबर 24 में। सवाल नंबर 24 में क्या कहा जा रहा है, देखो कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है, अनुच्छेद 40, खत्म बात। ये आपका जीआईसी 2017 और पीछे से 2014 का सवाल है। कुछ इसमें कहना है, कुछ तो कहना ही नहीं है ना। सवाल नंबर 25 एक बात देख लीजिए कि भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन वही आपका है, क्या है ये, डीपीएसपी के तहत है ना। डीपीएसपी ने क्या कहा था कि गांव के ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए, तो इस बात को मान लिया गया, तो नियम बना दिया गया, अनुच्छेद बना दिया गया 40, उसके तहत अब हर क्षेत्र में गांव का क्या हो रहा है, गठन हो रहा है, सीधी सी बात है। अब वही इसने पूछ लिया कि किसके अंतर्गत आता है, तो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, बात खत्म, है ना। चलिए अब देख लीजिए, ये आपका जो है सवाल नंबर 26। यहाँ पे देखिए अनुच्छेदों को पूछ लिया कि किससे कौन संबंधित है। सीधी सीधी बात, हमने आपको रट्टा मारने के लिए बहुत दिन कहा ही था। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40, 40 पाँचवा। समान आचार संहिता 44, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति 51, बस 3 तो आपको मिल जाए, बाकी अभी आप उसको सही कर देंगे। तो अब ये 3 आपको बिल्कुल याद होने चाहिए थे, इसको आप मैच करवाइए। ए पे 5वां है, तो ए पे 5 देखो यहाँ पे है, बी पे है, ए पे 5 है ना। उसके बाद कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन। चलो इसको हम मैच करवाते हैं, चूंकि बिहार का सवाल होगा। हाँ बिहार का देखो है, यहाँ पे ऐसे आता कि एक से अधिक या फिर कोई नहीं। चलो ऐसा भी हो सकता है कि ई वाला ऑप्शन भी हो जाए, या हो सकता है आपका बी वाला हो। तो चलो ए पे हो गया कौन सा, 5। और उसके बाद हमको क्या पता है कि समान आचार संहिता, ये आपका कौन सा सही है, 40, मतलब बी पे 1, बी पे आप आइए 1। अब देखिए यहाँ पे 1 नहीं है, देख रहे हैं, बी पे 1 नहीं है, तो जब बी पे 1 नहीं है तो हटा दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति का माने ई पे 5 आना चाहिए, तो ई पे आपका देखिए 5 यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब देखिए जब ई पे 5 नहीं है, एक कुछ ऑप्शन मैच कर रहे हैं और कुछ तो नहीं मैच कर रहे हैं, तो चूंकि देखो ए वाले पे आपका 5 होना चाहिए, तो सिर्फ एक ही जगह पे 5 है, या तो ये वाला ऑप्शन होगा या फिर कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपका जो ये है ऑप्शन नंबर ई, मतलब उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो ये जो उपयुक्त में से कोई नहीं है, यही आपका सही जवाब होगा। क्योंकि आपको 3 पता है, तो जब 3 पता है और तीनों एक को नहीं मैच हो पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, आ जाएंगे ऑप्शन नंबर ई पे। इस प्रकार से इसको आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलिए 27 नंबर पे आ जाते हैं। फिर देखो अनुच्छेद पूछा है 40, यहाँ भी पर भी देखो कह रहा है कि 1 और 2 को मैच करवाइए, संविधान के अनुच्छेद और विषय दिया है। 40 कहाँ जाएगा, बोलो भाई, ग्राम पंचायतों का गठन, ए पे 1, ए पे 1 यहाँ भी, एक यहाँ भी, ए पे यहाँ पे 2 है, तो मतलब ये नहीं होगा। ए पे यहाँ 3 दिया, मतलब ये भी नहीं होगा, तो 2 तो आपके कट गए। अब आपके बचे 1 और ये, ठीक, ए और सी। अब देखते हैं ए और सी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपको पता है कि 44 क्या कह रहा है, वो समान नागरिक संहिता, तो सी पे 3 चाहिए हमको, तो देखो सी पे 3 यहाँ पे है और सी पे 3 यहाँ पे नहीं है, तो मतलब ये वाला नहीं होगा, तो क्या बचा आपका, ए वाला बच गया, तो यही आपका सही होगा। आपने दो दो आंसर को आपने मैच करवा दिए, 2 तो आपको आपके टाइम बचा दिए। बोलिए राजेश जी, यहाँ पे अगर आपने चारों मैच करवाए होते तो आपका ज़्यादा टाइम खर्च होता, लेकिन 2 से आपका काम बन गया, है कि नहीं। तो एग्जाम में आपको टाइम भी तो बचाना है। अब हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 40, 44 और 51, ये 3 तो आप रट्टा मार लो, और ये तीनों हमेशा आपको आपके में पूछा जाएगा, है ना। बोलिए भाई। और जो समान और काम करने का अधिकार है, समान नागरिक संहिता हो गया, कृषि एवं पशुपालन हो गया, अगर आप इनको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जो 40, 44 और 51 है, ये हमेशा आता रहता है, तो इन तीनों का आप रट्टा मार लो, तो वो आपके टाइम भी बचवा देंगे। और आप जैसे अभी हमने कहा ना कि ये यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, तो ये आपका बच गया। तो इसी को कहते हैं एलिमिनेशन, है ना, छटनी करना। तो छटनी करके आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो भाई, फिर वही बात पूछ रहा है कि इसको भी कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा नहीं है। 40 में क्या कहा गया, ग्राम पंचायत, बिल्कुल सही बात है। 44 में आचार संहिता, बिल्कुल सही बात है, समान नागरिक संहिता। उसके बाद क्या कह रहा है कि 48 और 39 से क्या कह रहा है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब 3 तो बिल्कुल सही, तो यही आपका ऑप्शन नहीं होगा, यही आपका हो जाएगा उत्तर,
मतलब क्या कहते हैं, आपका आंसर हो जाएगा। 48 क्या कह रहा है कि न्यायालय न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये बात बिल्कुल नहीं होती है। ये बात की 48 में किसकी बात होती है? बोलिए भाई, नीरज जी आप बताइए, 48 किसके अंतर्गत आता है? बोलिए। हाँ बिल्कुल, उनके उनसे संबंधित बातें कही गई हैं, ठीक है। और ये जो पृथक्करण वाली बात है वो अनुच्छेद 50 में कही गई है, ठीक है ना। तो देखिए, आपने 40 और 44 आपने रट्टा मारे हैं, तो दो तो आपके बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। तो अगर आपने इसके अलावा भी पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तभी तो आपका आधा काम हो ही गया था, आधा आपका का बचा हुआ था, है ना। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 29। 29 में क्या कहा जा रहा है कि भारत के संविधान में वर्णित डीपीएसपी को सुमेध करिए। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अभी आपने ऊपर पढ़ा, कौन सा है 39 से? तो ये वाला भी तो बिल्कुल नहीं होगा ऑप्शन। कृषि एवं पशुपालन 48 में चाहिए, इन्होंने भाई साहब ने दिया था 43 में, छोड़ दिए इसको। उसके बाद चलिए, फिर कह रहा है कि ग्राम पंचायतों का गठन, फिर भाई साहब कह रहे हैं, अब यहाँ पे देखो हमने पढ़ा कि 40 और ये कितना दे रहे हैं 41, ये भी आपका क्या गलत, 41 ये भी आपका गलत। चौथे में आ जाओ, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आपका कह रहे हैं 39 में। बोलो भाई, ये आपका सही है, ये जो है 39 में बात कही गई है। तो आपका देखो सी वाला तो कतई नहीं होगा ऑप्शन, तो सी हटा दिया हमने। इसके बाद यहाँ पे देखिए, कृषि पशुपालन का संगठन, ये होता है 48 में, सॉरी 48 में होता है, तो यह भी नहीं होगा। ये आपको पता है कि ये होता है आपका 39 में, क्या विधिक सहायता 39 में होता है। तो जब 3 तो नहीं होगा तो जो चौथा आपका ऑप्शन बचा वही, और यही वो पूछ भी रहे थे कि कौन सा जो है सही सुमेध है, तो 3 तो नहीं है, तो चौथा आपका है, इसी को जान लीजिए। बोलिए, चौथा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। बाकी इसके बारे में यहाँ पे देखिए आपको डिटेल में सारी बातें लिखी गई हैं, पढ़ सकते हैं। फिर आपसे पूछ रहा अनुच्छेद के बारे में, अनुच्छेद सवाल नंबर 30 में, यहाँ पर भी आप एक बार देखिए, अनुच्छेद 40 आपको फिर मिल गया। क्या कह रहा, ग्राम पंचायतों का गठन, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, इसको कुछ छेड़ना नहीं है। पूछा सवाल में क्या है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो जो नहीं है उसकी बात कहेगा। 50 में देखिए, अभी आपने ऊपर पढ़ा था पृथक्करण की बात, ये बात बिल्कुल सही है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ए सही है और डी सही है। अब हमको केवल दो चुनना है, बी वाला और ये सी वाला। ये देखिए, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 में, इसको आप रट्टा मार सकते हो, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो जब 3 सही है तो कौन बचा आपका, ये सी वाला बचा, तो यही वाला आपका ऑप्शन होगा, है ना। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन 43 ए में नहीं है, ठीक। तो इस प्रकार से भी आप छटनी कर सकते हैं। तो वो कहाँ पे है, बोलिए भाई। वो जो है 43 बी में है, यहाँ पे क्या दिया है, ए दिया है, और यहाँ पे क्या है, बी में है, ठीक है। सहकारी समितियों के बारे में 43 बी में दिया गया है। तो हमको देखिए, हमको क्या आता है क्या नहीं आता उससे मतलब नहीं है, हम सवाल को छटनी करके भी अपना अपना उत्तर ला सकते हैं। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, जिसमें से आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए और कुछ आप अनुमान लगा के काम कर सकते हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 31, ये किसी का सवाल था कल। सवाल नंबर 31 पढ़िए भाई, क्या कहा जा रहा है इसमें। सवाल नंबर 31 में कह रहे हैं कि दो कथन दिए गए हैं और एक दूसरे को ए और आर कहा गया, ठीक है। इसमें देखो पहली बात कह रहा है कि मनरेगा आहर परिवार, मतलब जो उसके लिए क्या योग्य हैं, उनके परिवारों के लिए कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। ये बात बिल्कुल सही है। मनरेगा का यही कॉन्सेप्ट है कि फैमिली से एक आदमी को 100 दिन का जो रोजगार होगा पूरे वर्ष में, इसको दिलवाने की वो गारंटी देते हैं, बात सही है। लेकिन सवाल नंबर देखो आर कह रहा है कि रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में क्या है, प्राविधिक है, तो ऐसा नहीं होता है। रोजगार का अधिकार की वाली बात कहीं नहीं कही गई है, ठीक है। तो केवल आपका ए सही होगा और आर आपका गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि दोनों सही, कभी नहीं, हटा दो इसको। फिर कह रहा है बी में दोनों सही, हटा दो इसको, नहीं होगा। इसके बाद आइए आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ए सही परंतु आर गलत, यही बात आपकी सही हो जाएगी, है ना। ए गलत और ए तो गलत होगा नहीं करेगा, तो इसको हटा दो ऑप्शन नंबर डी को। तो क्या बचा आपका, सी बचा, है ना। बोलिए भाई, रोजगार का अधिकार जब हम पहली क्लास लिए थे उसी दिन बता दिए थे कि रोजगार का अधिकार की बात कहीं नहीं कही गई है ना।
ऐसा नहीं है कि वो आपका जो है इस तरह से आप काम करेंगे, ऐसा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 32। चलो भाई 32 में क्या कह रहा है कि मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? बताओ भाई किसको लागू करने के लिए। अब देखिए ये सवाल बिल्कुल नया है, इसको आप चाहें तो आप अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। तो इसको रट्टा मार लिया अनुच्छेद 43 के लिए, है ना। तो अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया था वो बात भी यहीं जान लीजिए। अनुच्छेद 43 में कहा गया कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। मनरेगा राज्य के इन्हीं संवैधानिक लक्ष्यों को पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो ये आपका जो है नया सवाल, इसको आप लोग अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, है ना। तो जो है 43 को लागू करने के लिए जो है मनरेगा लाया गया था। ठीक, चलिए सवाल नंबर 43 देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? बताइए भाई। ये आपका क्या कहता है 43A के तहत, इसको आपको रट्टा मारना है। ठीक, इसको रट लीजिए। 43A में ये बात कही गई थी और B में क्या कही गई थी? सहकारी समिति की बात कही गई थी। इसको आप रट्टा मारिएगा। तो अभी 33 सवालों में सिर्फ 2 सवाल आपको मिले जो आपके नोट्स में नहीं थे, अलग से थे। तो इसको आप रट्टा मारिए, बाकी आपके 30 सवाल 31 सवाल आपके PDF में ही है ना। अभी आगे और भी आपको मिलेंगे PDF से। सवाल नंबर 34। चलो भाई सवाल नंबर 34 क्या कह रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान? अभी आपने ऊपर पढ़ा 43A में, इसको आप रट्टा मार लीजिए। 35 में क्या कहा जा रहा है कि भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसमें व्यवदेशित है? मतलब किसमें कहा गया? तो DPSP में कहा गया है। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 50 में कहा गया है, आप सबको पता है। इसको रट्टा मान लीजिए 50 वाला, है ना। चलो भाई 36 नंबर देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति, 51 नंबर, आपको याद ही होगा, आगे पढ़ने का में नहीं है। लेकिन जितने फास्ट हम करवा रहे हैं तो हम तो कई बार इन चीज़ों को पढ़ा चुके हैं, लेकिन आप सवाल पूरा पढ़िएगा कि कहाँ है कहाँ पे नहीं है, इस बात में मिस्टेक मत करिएगा, है ना। नहीं तो वहाँ पे बस एक अंतर्राष्ट्रीय शांति देखते ही आप मार देंगे 51, और वहाँ पूछ लेगा कि नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। तो वहाँ सवाल अच्छे से पढ़िएगा। चलो भाई सवाल नंबर 37 क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का उल्लेख कहाँ पर है? तो सीधी बात है DPSP में है, मतलब B में है, तो B मतलब सही ऑप्शन आपका, है ना। चलिए इतना आसान इसलिए लग रहा क्योंकि ये सारी बातें आपको बाय स्टेप टू द सिलेबस पढ़ा दिया गया है। ठीक है, और ये इसी को जानने के लिए हमने कल आपको जो है क्या करवाया था, हमने कहा था कि इसको आप लोग खुद से करिए। तो खुद से करने से आपको जो है 9 सवाल अंकिता मैम के थे और जो है 8 5 13 सवाल आपके थे। चलिए अच्छा, सवाल नंबर 38 में क्या कह रहा है? फिर वही बात पूछ रहा है कि स्वतंत्र कि कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए उत्तरदायित्व है? फिर वही बात, राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत DPSP। चलो भाई, भारत की विदेशी नीति से संबंधित है, फिर वही बात 51। अब देखिए यहाँ पे उसने घुमा दिया, कह रहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, किस डिपार्टमेंट के साथ आएगा? विदेश नीति। तो विदेश नीति वाली बात कहाँ पे आएगी? अनुच्छेद 51 में आएगी। देखिए यहाँ पे केवल थोड़ा सा शब्दों को जो है हेर फेर किया और आपके सवाल नया हो गया, है ना। सवाल नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संविधान संशोधन नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया? तो नहीं जोड़ा गया। अब देखिए कौन सा नहीं जोड़ा गया। शोषण से बच्चों एवं अल्पों की सुरक्षा करना, ये DPSP का पार्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सबको साथ में लेके चलने की बात करता है, तो इस नाते हमने इसको मान लिया। निःशुल्क कानूनी सहायता, आपको पता ही है कि ये DPSP का पार्ट है ही है। फिर कह रहा है कि समान आचार संहिता, ठीक, ये बात। और जो चौथा है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये बात बिल्कुल सही है। तो जो ये है पार्ट आपका C वाला, अब इसको आप अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिएगा कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा
किसको नहीं जोड़ा गया है? तो इसको नहीं जोड़ा गया है, किसको? सामान्य आचार संहिता को। बाकी तीनों को जोड़ा गया है। जो आपका 42वां संविधान संशोधन है, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, अपना जो छोटा संविधान भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी खामियां थीं लगभग या डीपीएसपी के जितने भी अच्छे पॉइंट्स थे, वो सारे पॉइंट्स आपके जो है 42वें संविधान संशोधन में जोड़ दिए गए थे। ठीक है, तो जहाँ पर भी गरीबों के साथ अन्याय वाली बात आएगी, ठीक है, या कहीं किसी के शोषण वाली बात आएगी, है ना, या कोई और समस्या आएगी, तो उन सब के समाधान की अगर कहीं कोई बात होगी तो 42 में जोड़ दिया गया था। तो उस आधार पे हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और जो समान आचार संहिता, ये आपकी बात बहुत पहले से मेंशन है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत, है ना, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपके 40 सवाल हो गए। 40 बात करते हैं 41 की। चलिए दोस्त, अब सवाल नंबर 41 है ना, इसमें क्या कहा जा रहा है? संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया? अभी आपने ऊपर 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 पढ़ा था, देखो भाई कौन सा जोड़ा गया, तो जोड़ा गया कौन सा? बी वाला ऑप्शन, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। इसको आप रट्टा मान लीजिए, है ना, कौन सा जोड़ा गया। ठीक, चलो बात करते हैं 42 की। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? बताओ भाई, किस किस के विरुद्ध होगा? बच्चों के, ये तो बात बिल्कुल सही है। स्त्रियों के, बात बिल्कुल सही है। जनजातियों के, यहाँ भी हो सकता है। हाँ, दलितों के मामले में कुछ हद तक जो है यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, लेकिन ए बी सॉरी 1, 2 और 3 ये तो बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन जहाँ पे दिखे उनको आप सही कर दीजिए। तो देखिए 1, 2 और 3 कहाँ कहाँ पे है? यहाँ पे नहीं है तो इसको हटा दो। यहाँ पर 2 नहीं है, या इसको हटा दो। यहाँ पे देखो 1, 2 और 3, यहाँ पे तीनों आपके मिल रहे हैं। चौथे में कह रहा है कि 2, 3 और 4। अब देखो चूंकि एक भी हमको चाहिए, तो अगर यहाँ पे एक भी होता तब तो हम डी मारते। अब चूंकि यहाँ पे एक नहीं है तो इसलिए हम डी को काट दे रहे हैं। अब क्या बचा? हमारा सी बचा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम तो 3 के लिए बिल्कुल श्योर हैं कि बच्चों की बात होगी, सही बात है, स्त्रियों की बात होगी, सही बात है, जनजातियों की बात होगी, सही बात है। दलितों के मामले में थोड़ा समाज हमको नहीं आता, या कोई बात हो गई, आप जब एग्जाम में बैठे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप इस प्रकार से भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पे ये तीनों आएंगे हम उसी के साथ जाएंगे। आप देखो यहाँ पे तीनों नहीं है, हटा दो इसको, यहाँ पे भी नहीं, हटा दो इसको। आपका बचा सी और डी। अब डी में जो कह रहा है कि एक की बात इसने नहीं की है, तो हमको तो एक चाहिए ना, तो जब एक नहीं है तो इसको भी हमने हटा दिया। अब हमारा क्या बचा? सी वाला, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 43। सवाल नंबर 43 में क्या कहा जा रहा है भाई? कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति के निर्देशक तत्व नहीं है? बताओ भाई। मद्यपान था, अभी उस दिन बताए थे कि मद्यपान के विरुद्ध आप कोई काम कर सकते हैं। गौ संरक्षण बिल्कुल है। पर्यावरण संरक्षण बिल्कुल है। ठीक है, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अब बताइए ये किसका पार्ट है? बोलिए भाई, ये आपका पार्ट हो गया किसका? मौलिक अधिकार का हो गया, तो इसको हम हटा देंगे। बाकी ये तीनों जो आपके डीप नोट्स में लिखे गए हैं। अनुच्छेद 45 कहाँ गया? अनुच्छेद 45 को प्रतिस्थापित कर दिया गया 21 से। आप पीडीएफ उठा के देखिएगा, वहाँ पे क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 45 में जो बातें लिखी गई थी उसको हमने रिप्लेस कर दिया, कहाँ पे? 21 पे लाके कर दिया था। वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि अब जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, इनको जो निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, अब यह आपके मौलिक अधिकार में आ गया। तो जब ये बात होगी आपके मौलिक अधिकार की, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों बातें आपकी सही हैं, वो चीज़ें आपके पीडीएफ में भी लिखी हैं, है ना। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 44 कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? बताओ भाई कौन सा नहीं है? मादक पेय पदार्थ है, बिल्कुल ठीक है, इस पर निषेध लगाना चाहिए। अब देखो इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने अपने यहाँ क्या कहते हैं, शराब पे पाबंदी लगा दी है। ठीक है, गाय और बछड़ों का वध करने का निर्देश अभी क्या आपने पढ़ा था उस दिन? दुधारू पशुओं को मारना नहीं है। तो अब यहाँ पे उसने नाम डाल दिया गाय और कर दिया बछड़ा। यह भी बात बिल्कुल सही है, नहीं पूछ रहा है।
फिर बात करा कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, बिल्कुल बात सही है। अब फिर यहाँ पे कह रहा है सवाल नंबर डी कि 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये बात किस में आ गई है, सॉरी, और ये बात गलत भी तो है, 14 चाहिए यहाँ पे, ये आपका डी वाला, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 45 की। इसमें क्या लिखा है भाई, देखो कि कौन सा या कौन से राज्य के डीपीएसपी तत्वों में शामिल है, तो कौन सा शामिल है, देखो क्या कह रहा है, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, बलात् मतलब क्या होता है, जबरदस्ती, जबरदस्ती का क्या करता है वो, खंडन करता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कह रहा है कि मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों में भिन्न उपयोग का प्रतिषेध, ये तो बात बिल्कुल सही है, हम तो इसको इसके साथ जा रहे हैं, मतलब ऑप्शन नंबर 2 तो होगा, ये तो सही बात है। अब देखो पहला होगा कि नहीं होगा, पहला जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है। और जो मानव दुर्व्यापार है, दुर्व्यापार का मतलब क्या है, उनको बेचना, जैसे होता है ना कि कुछ बच्चों को लोग बेच देते हैं या आपके जो अंग हैं उनको निकाल करके बेच देते हैं, ये उसकी बात हो रही है। फिर कह रहा है कि बलात् शरम, ठीक है, मतलब जबरदस्ती आपसे काम करवाया जा रहा है, इन सब का प्रतिषेध करता कौन करता है, मौलिक अधिकार करता है, ना कि डीपीएसपी करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपका एक होगा ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये मौलिक अधिकार की बात कर रहा है, लेकिन जो 2 वाला है ये आपके डीपीएसपी की बात है ना। तो ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पर एक है, हटा दो इसको, यहाँ पर एक हटा दो इसको, आपका बचा क्या, बी वाला, ठीक। ये आपका जो है 2008 का है। अब देखिए इस पूरे चैप्टर में आपको 2 बातें और अच्छे से समझनी है कि मौलिक अधिकार क्या क्या है और आपके डीपीएसपी क्या क्या है, ठीक है। तो जब आप मौलिक अधिकार पढ़ोगे तो अभी तो आप यहाँ कुछ बात समझ रहे हैं, जब आप वहाँ पढ़ेंगे तो और बातें स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन इन दोनों में क्या क्या अंतर है ये बातें हमने आपको वहाँ पे काफ़ी हद तक समझा दिया था, लेकिन इसको और अच्छे से आप समझ पाएंगे जब आप मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए प्रयास करते हैं कि कल ही जो है, परसों से, कल तो संडे है, परसों से ही जो है आपका मौलिक अधिकार शुरू कर दिया जाए। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है वो, लेकिन प्रयास करेंगे कि 1-2 दिन में हो जाए, है ना, मौलिक अधिकार। चलिए भाई बात करते हैं सवाल नंबर 46 की। इसमें क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के प्रतिस्थापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करना है। पहला क्या कह रहा है, अच्छा इसमें करना क्या है, कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य की डीपीएसपी के तत्वों को प्रतिबिंबित करते हैं। अब इसमें छांटना कि कौन सा गांधीवादी है, आप जब नोट्स उठाएंगे हमारा वाला तो नोट्स में देखिए हमने सारी बातें स्पष्ट कर दी, समाजवादी अलग है, गांधीवादी अलग है और उदारवादी अलग है। चलो भाई, समान नागरिक संहिता, ये किसकी बात करता है, उदारवादी की, तो ये वाला तो कतई नहीं होगा, बोलो भाई। ये जो है अनुच्छेद 44 है ना, समान नागरिक संहिता यूसीसी, ये किसका पार्ट है, उदारवादियों का है, ठीक है। ग्राम पंचायत ये है गांधी जी का, इन्होंने बात कही थी ना गांधी जी ने। कुटीर उद्योग ये भी गांधी जी का है, ठीक है। सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक सुरक्षा, देखो जब संस्कृति की बात आएगी तब वो किसका पार्ट हो जाएगा, समाज का हो जाएगा, तो ये तो समाज की बात हो गई, हटा दो इसको। बचा क्या क्या आपका 2 और 3, तो 2 और 3 जहाँ हो उसी को लगा दो, यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी में है। बोलिए भाई आसान है कि नहीं, तो आप इसको इस प्रकार से आसान बनाइए, जब आप पीडीएफ पढ़े रहेंगे तो यहाँ चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब देखिए जहाँ पे संस्कृति की बात करें, कल्चर की बात करें, है ना, समाज की बात करें, तो वो जो आपका होगा वो किस में आ जाएगा, समाजवादी विचारधारा में आ जाएगा। बाकी जो ग्राम की बात करेगा, मातृभाषा में शिक्षा देने की बात करेगा, या लघु उद्योग की बात करेगा, कुटीर उद्योग की बात करेगा, है ना, या आपकी जो सहकारी समितियाँ उसकी बात करेगा, तो वो सब किस में आ जाएंगे, गांधीवादी में आ जाएंगे, है ना। इस प्रकार से आप छांट सकते हैं। तो सवाल नंबर हो गया 46। चलो भाई बाकी चीज़ें तो यहाँ पे दी गई हैं, पढ़ सकते हैं। सवाल नंबर 47 कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्यजीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं भाई, ये दोनों में पाए जाएंगे। यहाँ देखिए डीपीएसपी में तो है ही है, साथ में आप जब मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये बातें बहुत स्पष्ट रूप से कही गई हैं कि इन चीज़ों को आपको सहायता करनी है, आपको पर्यावरण बचाना है, ये आपका मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, जीव जंतुओं को नहीं मारना है, ये आपके मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों बातें सही हैं, तो दोनों आता है सी में, तो सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका पीछे 2019 का भी सवाल है ना।
बात करते हैं 48 का। यहाँ पे क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति सिद्धांतों में सम्मिलित है। तो कौन सा सम्मिलित है, बस इसी को देखना है। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, बिल्कुल बात सही है, प्रयास तो करेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा। समानता की बात किसकी का हो रही है, यहाँ पे मौलिक अधिकार आ गया है। राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर प्रभेद नहीं करेगा। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन किसका है ये पार्ट, अधिकार का, मौलिक अधिकार का है। अस्पृश्यता का प्रवर्तन मौलिक अधिकार है, तो ये भी मौलिक अधिकार, बी वाला भी, सी वाला भी और डी वाला भी, ये तीनों क्या होंगे आपके मौलिक अधिकार हो गए। तो बचा क्या, और पूछ क्या रहा था, कौन सा डीपीएसपी का पार्ट है या शामिल है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। बोलिए, सबको बात समझ में हमारी आ रही है ना, बोलिए भाई। अब आप लोगों को केवल एक बार ढंग से पढ़ना है मौलिक का अधिकार और डीपीएसपी में अंतर क्या क्या। तो उसके बाद आपके जो 40 सवाल नंबर 41 से आपके जो पीछे के सवाल हैं वो सवाल आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और उसके पहले आपकी बातें जो एकदम कॉन्सेप्ट वाले हैं वो आपके पूछे गए हैं। बात करते हैं सवाल नंबर 49 की। तो डीपीएसपी में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है, मतलब किस पर बात नहीं कर रहा है, मतलब डीपीएसपी में कौन सा शामिल नहीं है, इसकी बात कह रहा है। तो चलो भाई, कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, ये बात बिल्कुल सही है। गरीबों को निःशुल्क विधि सहायता, ये बात भी बिल्कुल सही है। बालकों की प्रारंभिक शिक्षा तब तक जब तक वो 6 वर्ष के ना हो जाएं, ठीक है, ये बात भी डीपीएसपी की है। ये तीनों बातें आपकी डीपीएसपी की हैं, लेकिन जो प्रौढ़ शिक्षा है ये बात डीपीएसपी की नहीं है। और पूछ भी रहा था कि किसके बारे में संविधान शांत है, तो शांत है इट मीन्स क्या, मतलब वो क्या कह रहा है कि ये बात डीपीएसपी में शामिल नहीं है। तो ए वाला जो ऑप्शन होगा ये शामिल नहीं है। अब देखिए सवाल को घुमाया कैसे है, इसी बात को वह इस लैंग्वेज में भी कह सकता था कि कौन सा डीपीएसपी में शामिल नहीं है, या कह रहा कि इसके डीपीएसपी के बारे में इनमें से किस बात में संविधान शांत है। ठीक, तो पहला हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है ना। चलो सवाल नंबर 50 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का डीपीएसपी संविधान के बाद में जोड़ा गया। बोलो भाई, बाद में किसको जोड़ा गया था। ये आपका ग्राम पंचायत बहुत पहले का है, कोई दिक्कत नहीं। गोवध का निषेध, ये भी बात पहले का है, ये बात आपकी हमेशा से बहुत पहले से रही है। तो ये तीनों बात पहले से हैं। तो जो चौथा आपका है कानूनी सहायता, इसको जो है बाद में कब जोड़ा गया है, 42 संविधान संशोधन, मतलब 1976 वाली बात। ये देखिए यहाँ पर भी लिखा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 में इस बात को जोड़ा गया। किसको, मुफ्त कानूनी सलाह, किसको, जो लोग गरीब हैं, है ना। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 51 की। 51 में क्या कहा जा रहा है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विधिक सेवा की बात कर रहा है। ये सवाल थोड़ा सा नया है, इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बात बिल्कुल सही है। यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है, यह बात भी सही है। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा आप लोग, क्यों, क्योंकि ये सवाल पूछा जा सकता है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश कौन जारी करता है। तो कौन करेगा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। अब देखिए सवाल यहाँ से बनाए जा सकते हैं, और अभी हाल का ही का सवाल, ये 13 का सवाल है 2013 का यूपीएससी का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके जो दोनों ऑप्शन तो सही हैं, लेकिन इसको आप अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 52 की। सवाल नंबर 52 कह रहा है कि विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क सेवा प्रदान करेंगे। गरीब तो है, लेकिन कितने स्तर वाले गरीब होंगे जिनको हम इसको देंगे। बोलो भाई, चले आगे। चलिए यहाँ पे सिर्फ गरीब की बात हो रही है, ना कि प्रौढ़ों की बात या बुढ़ों की, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। आप यहाँ पे देखो एक लिखा है 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को, बिल्कुल सही बात है। और 2 लाख से कम आय वाले ट्रांसजेंडर की, ये बात भी सही है, दोनों बात सही है, ठीक है। और जो तीसरी बात कर रहा है कि 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले पिछड़े वर्ग के सदस्यों को, तो ये नहीं होगा, है ना। और सभी वरिष्ठ नागरिकों को, ये बताइए कोई वरिष्ठ नागरिक अमीर भी तो हो सकता है, जैसे अपने टाटा साहब की जो उम्र है इस बार कितनी होगी, बहुत ज़्यादा है। अब वो क्या है, वरिष्ठ नागरिक भी हैं। और उसके बाद
क्योंकि वो पैसे वाले भी हैं, तो क्या उनके लिए कोई ऐसा है कि उनको निःशुल्क मिल जाए? ऐसी बात तो है नहीं। तो चौथा तो कतई नहीं होगा, है ना? तो चौथा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ चार तहाँ तहाँ काट दो। यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, मतलब बी और आपका डी कतई नहीं होगा। बचा कौन सा? आपका ए वाला और सी वाला। अब देखिए, हमको ये पता है कि ए और बी होगा, तो ए और बी हमको मिल रहा है, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस बात को आप लोग अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल बिल्कुल नया है। कब का है पूछा गया? 20 में अभी पूछा गया है, यूपीएससी 20 में। ठीक है ना? इसको आप लोग थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा, जो कि नया सवाल है। बात करते हैं सवाल नंबर 53 की। इनमें से कौन राज्य की नीति के निर्देशन सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? फिर वही पूछा, नहीं है। मद्यपान है, बिल्कुल सही। समान कार्य के लिए समान वेतन, बिल्कुल है। सूचना का अधिकार और काम का अधिकार, तो काम का अधिकार है, लेकिन सूचना का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार है। ये जो सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है, तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, सूचना का अधिकार कैसा है? विधिक अधिकार है, जानते रहिएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 54 की। चलो भाई, सवाल नंबर 54 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो कौन सा भाई? समान नागरिक संहिता, बिल्कुल सही है। 44। प्रेस की स्वतंत्रता, ये नहीं है। विधि के सबक समानता, ये भी नहीं है। यह और जो धर्म की स्वतंत्रता, ये सब आपके मूल अधिकार हैं। तो ये जो तीनों क्या है? मूल अधिकार हैं। लेकिन ये जो आपका है समान नागरिक संहिता, ये क्या किसका पार्ट है? डीपीएसपी का है। बात करते हैं सवाल नंबर 55 कि निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांतों के विषयों की पहचान कीजिए। मद्य निषेध, बिल्कुल सही बात है। फैक्ट्रियों खानों में बाल श्रम निषेध, अब देखिए यहाँ पे फंसाएगा, बाल श्रम निषेध। ठीक है, फिर कह रहा है कि बेगार या बलात् श्रम निषेध, इसको भी फंसा रहा है। अस्पृश्यता निषेध, ये तो आपका मौलिक अधिकार वाली बात होगी, तो चार तो कतई नहीं होगा। जहाँ जहाँ चार तहाँ तहाँ काट दो, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, डी हटा दो। बाल श्रम और बेगारी वाली मजदूरी, ये आपका किसका पार्ट है? मौलिक अधिकार वाला, हटा दो इसको। 2 और 3 जहाँ, उसको काट दो। 2 और 3 यहाँ पर भी है, काट दो। यहाँ पर भी 2 है, इसको भी हटा दो। बचा क्या? सी वाला ऑप्शन ए, तो यही आपका सही जवाब होगा। ठीक है, बाकी ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये सब बातें आपके नीचे लिखी हुई हैं, है ना? चलिए, सवाल नंबर 56 फिर पूछ रहा है कि कौन सा डीपीएसपी में शामिल नहीं है। ठीक, जिसको राज्य क्या करे? सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो कौन सा शामिल नहीं है, बताओ भाई? पुरुष और महिलाओं का समान कार्य के समान वेतन, ये तो डीपीएसपी का पार्ट ही है, आप सबको पता है। जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त संसाधनों का समान अधिकार, ठीक है, पता नहीं क्या होगा ये। लेकिन जो सी वाला है, ये देखिए, अस्पृश्यता उन्मूलन, ये किसका पार्ट है भाई? ये तो इसका पार्ट नहीं है, डीपीएसपी का पार्ट नहीं है। तो जो ये आपको यही मिल गया, तो इसी को आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इन सबको आप जो अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिए, क्योंकि जो ये जो सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस, ये थोड़ा सा फंसाने वाला है इसका, और जो आपका सेंटेंस नंबर बी वाला है, ये दोनों आपको फंसा देंगे। दोनों को अपडेट कर लीजिएगा कि ये सब डीपीएसपी के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 57 देख लेते हैं। तो डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये आपके पीडीएफ में लिखवाया गया है। कौन कहा था? केटी शाह साहब ने कहा था। पीडीएफ में आपके है, पढ़ लीजिएगा, है ना? पीसीएस मेंस का सवाल है। इसके बाद 58 नंबर। 58 नंबर में क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी 3 दिए हैं। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान में उपयुक्त उपबंधों में से कौन सा पूरा हुआ और कौन सा पूरा हुआ, सिर्फ इसी को पूछ रहा है। ठीक है, तो ये सवाल आपके नोट्स में नहीं है, तो इसको आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया ऑप्शन नंबर बी, तो बी मतलब तीसरा, तो डीपीएसपी वाली बात है। तो बात तो वही हुई, है ना? कह रहा है कि संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान में उपयुक्त उपबंधों में से कौन सा या कौन से पूरा होता है या होते हैं। ठीक है, तो भाई देखो, कौन सा पूरा होता है? ये डीपीएसपी होना चाहिए, तो ये तो बात सही लिखी गई है। ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस को आप अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि सेंटेंस घुमाया जब जाएगा तो वहाँ पे फिर आपको दिक्कत ना आए, है ना? ये हो गया 58 आपका। और चलते हैं सवाल नंबर 59, ये आपका
लास्ट सवाल है पूरे डीपीएसपी का, है ना। चलो भाई, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा सूचीबद्ध हैं। तो भाई कौन कौन सा है। समान कार्य के लिए समान वेतन, बिल्कुल सही बात है, ये तो है ही है। समान नागरिक संहिता, ये भी है। छोटे परिवार का मापदंड, ये कहीं नहीं कहा गया है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये तो है, लेकिन प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये भाग 4 की बात कर रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन की बात है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन ये तो दो आपके हैं ना, पहला और दूसरा, तो अगर ये ऑप्शन में कहीं दिख जाए तो उसी के साथ आप हो लीजिए। सवाल नंबर बी में है तो बी के साथ आप हो जाइए, ठीक है। बाकी इनको आप छोड़ दीजिए। तो ये तो कभी नहीं होगा जो तीसरा है। तो जहाँ जहाँ 3 तहाँ तहाँ काट दो, यहाँ पर 3 काट दो, यहाँ पर भी 3 है काट दो। यहाँ पर देखिए 1 और 2 4 वाली बात कह रहा, तो 4 वाले में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो अगर आप 50-50 बी मारेंगे तो अगर आपने बी मार दिया तब तो सही है, डी मार तब कोई बात नहीं, तो तब भी आपके चांस बनते हैं कि आपके 50 सही हो सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आज ये बीपीएससी का सवाल है 2016 का, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपके सारे सवाल हो गए। तो इस प्रकार से आपका जो है डीपीएससी के जितने भी अभी तक पीवाईक्यू पूछे गए थे पिछले 60 सालों में, वो आपके पूरे होते हैं। धन्यवाद।